सभी विद्यार्थियों का आज के इस 9वीं क्लास के इस लेक्चर में स्वागत करते हैं। आप सभी सुरक्षित हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी अपेक्षा करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ गर्ल्स को छोड़ देंगे तो अधिकांश बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। वे निरंतर ना तो वीडियो देख रहे हैं, ना तो कॉपियाँ बना रहे हैं। मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहता हूँ, ये वार्निंग समझिए या इशारा समझिए कि अगर आप इसी प्रकार से हरकतें करते रहे तो आप अगली महत्वपूर्ण 10वीं कक्षा में नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि आपको किसी भी हालत में परीक्षा में पास होना बहुत मुश्किल है। कुछ सोच रहे हैं कि परीक्षा होने वाली नहीं, हमको वैसे ही अगली क्लास में भेज देंगे, तो ये गलत फहमी में भी न रहे, आपकी परीक्षा भी ली जाने वाली है, ये भी बात ध्यान में रखें। आज मैं साइंस 1 में प्रकाश का परावर्तन, जो आपका 11वां पार्ट है साइंस 1 में, उसकी तरफ चलते हैं। सभी लोग जानते हैं कि हमें जो वस्तुएं दिखाई देती है, जिसके बारे में मैंने आपको पीछे बताया कि वे सब वस्तुएं जो है वे हमें आँख है इसलिए दिखाई देती है। ये बात जितनी सत्य है उतनी ही खरी बात ये भी है कि हमें इसलिए वो वस्तुएं दिखाई देती क्योंकि उस पर पड़ता है प्रकाश, और ये वस्तुएं जो प्रकाश का परावर्तन करती है वही वस्तुएं हमें दिखाई देती है। अगर प्रकाश न हो तो अंधकार में हमारे आँखें होकर भी हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। तो प्रकाश ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और आकाश में सूर्य हो या तारे, ये हमें प्रकाश देने का कार्य करते हैं, मतलब उनमें प्रकाश देने का खुद में गुण पाया जाता है। लेकिन अन्य ग्रह जो है वो सूर्य के द्वारा प्राप्त प्रकाश के द्वारा चमकते हैं। अब प्रकाश की संवेदना निर्माण करने के लिए हमारे शरीर में, जो अब हम साइंस 2 में भी पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, और ये विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है वो हमें देखने में और जो देख रहे हैं उसका विश्लेषण करने में हमें सहायता करती है। तो इस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं, ये भी हमने छोटी क्लास में देखा है। एक को कहते हैं नियमित परावर्तन, जो चिकनी तथा समतल सतहों से होता है। चिकनी तथा समतल सतहों से होता है, जैसे कांच, इसकी सतह चिकनी है। और या अगर हम कहेंगे कि हमारे घर में फर्श है, टाइल है, वो अगर चिकनी है तो वो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। थाली या बर्तन जो स्टील के होते हैं उसमें भी हमें अपना चेहरा दिखाई देता है, इसका मतलब उनकी सतह चिकनी है, इसीलिए वो हमें दिखाई देती है। लेकिन अगर हम ज़मीन देखेंगे तो खुरदरी है, उसमें से प्रकाश का परावर्तन न होने के कारण ये अनियमित परावर्तन कहलाता है। खुरदरी सतह से परावर्तन होता जरूर है, लेकिन वो अनियमित परावर्तन होता है, अर्थात उससे प्रकाश की किरणें टकराने के पश्चात विविध दिशाओं में चली जाती है, इसलिए वो हमें परावर्तन के द्वारा वस्तु नहीं दिखा सकता। अब दिखता कैसे है? चमकीली सतह जिसमें नियमित परावर्तन होता है वो प्रकाश को कम अवशोषित करता है और परावर्तन ही ज़्यादा करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि चिकनी सतह जो होती है, समतल सतह जिसे कहते हैं, उससे हमें दिखाई इसलिए देता है क्योंकि वो जो उस पर किरणें पड़ने वाली प्रकाश किरणें वो अवशोषित नहीं करती, बल्कि ज़्यादातर परावर्तित और सीधे रेखा में परावर्तन, अर्थात वो किरणें जो होती है वो समांतर परावर्तित होती है। इस कारण से हमें उसमें से दिखाई देता है या स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि अनियमित परावर्तन में प्रकाश अवशोषित हो जाने के कारण वो चमकता कम है और परावर्तित भी कम हो पाता है, विविध दिशाओं में भी परावर्तन हो सकता है। दूसरी भाषा में दर्पण। अब सभी कुछ जानते हैं कि परावर्तन का संबंध या प्रकाश का एक महत्वपूर्ण घटक है दर्पण, आईना, मिरर, और इसके अंतर्गत
इसमें हमारा चेहरा सुस्पष्ट जिसमें दिखाई देता है, जिसमें हमारा चेहरा सुस्पष्ट दिखाई देता है, उसको हम लोग दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं। और ये हमारे घर का हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक भी है। दर्पण के दो प्रकार होते हैं, पहला है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। एक समतल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण। हमारे घर में जो हम दर्पण या आईना लगाते हैं, जो कबर्ड में लगा होता है या हमारे घर में लगा होता है, वो दीवारों पे लगाया जाता है, वह समतल दर्पण है, स्ट्रेट सीधा, जैसे अपनी मोबाइल की स्क्रीन होती है वैसा। जबकि दूसरा प्रकार का दर्पण गोलीय दर्पण है। सभी लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण का मतलब है कि जिसमें उत्तल लेंस होता है या अवतल लेंस होता है। दूसरी भाषा में अगर उदाहरण हम देने जाए तो मेरा चश्मा जो आपको दिखाई दे रहा है वो सीधा फ्लैट नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा उभार है, इस प्रकार से उभार होता है। ये सीधा हाथ ऐसा होता है, उभार वाला भाग ऐसा होगा, या तो अंदर की तरफ होगा या पीछे के देंगे बाहर की तरफ होगा। तो ये जो अंदर वाला भाग है वो अवतल, और जो बाहर का तरफ उभरा हुआ भाग है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गहराई वाला भाग अवतल दर्पण, पीछे की तरफ का उभरा हुआ भाग उत्तल दर्पण, और सीधा रहा तो समतल दर्पण, सीधा रहा तो समतल दर्पण। इस प्रकार से ये गोलीय दर्पण के प्रकार है। अब ये समतल दर्पण बनता कैसे? और समतल दर्पण में हम एक चिकनी समतल कांच लेते हैं, चिकनी समतल कांच लेते हैं, जैसे अपना मोबाइल है, चिकनी सतह है उसके अंदर मोबाइल। अब उस कांच के पीछे की तरफ एल्यूमिनियम या चांदी की एक परावर्तक लेप किया जाता है या परत चढ़ा दी जाती है। मिरर के पीछे की तरफ एक समतल दर्पण ये है, उसके पीछे की तरफ ये क्या करते हैं, लेप कर दिया जाता है, पॉलिश किया जाता है, और फिर उसके एक भाग को अपारदर्शी बनाया जाता है, और उसके पीछे लेड ऑक्साइड जैसे पदार्थ का भी लेप लगा दिया जाता है, लाल रंग। आपने कई बार आईना का पीछे का भाग देखेंगे तो उसके पीछे आपको चमकीली सतह के साथ साथ एकदम लाल रंग का भाग दिखाई देगा, जो उस जंग लगने से भी बचाने वाला लेड ऑक्साइड होता है। इस प्रकार से अब क्या होगा कि किरणें जाती है सीधी और टकरा के वापस आती है, कि सीधी किरण जाएगी, टकरा के वापस आएगी, अर्थात जिस दिशा में जाती है उसी दिशा में वो परावर्तित होकर वापस आती है। जाने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और इस प्रकार से हमें उस आईने के अंदर, उस दर्पण के अंदर अपना चेहरा दिखाई देता है, उसमें अपना चेहरा अपने को दिखाई देता है। अगर दर्पण जूना हो गया या पीछे की सतह खराब हो गई तो उसकी परावर्तन या चेहरा दिखाई देने की क्वालिटी जो है वो ख़राब होती चली जाती है। इसलिए नए दर्पण में हमें सभी बातें बहुत सुस्पष्ट दिखाई देती है। अब समतल दर्पण में लंबवत आने वाली किरणें लंबवत ही परावर्तित होती है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आ रही है, जैसे आ रही है वैसे ही वो टकरा के वापस जा रही है, और इस प्रकार से ये किरणें उसमें बनती है। अभी इसमें परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रत्यक्ष प्रतिच्छेदित नहीं करती है, इसलिए इस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब के भी दो प्रकार है। प्रतिबिंब का मतलब है हमें उसकी छाया दिखाई देना, तो प्रतिबिंब के दो प्रकार है, आभासी एक होता है और एक वास्तविक होता है, वास्तविक और आभासी। तो आभासी में क्या होता है कि परावर्तित किरणें एक दूसरे से प्रतिच्छेदित नहीं करती, इसलिए आभासी होता है। जबकि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करने वाली किरणें जो होती है, परावर्तित किरणें, वे क्या बनाती है, वे बनाती है वास्तविक प्रतिबिंब। इसके बाद है कि दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त करने के अगर आमने सामने कुछ दर्पण रख दिए जाएं तो उसमें निशिष्ट कोण देने पर प्रतिबिंबों की संख्या कम या ज़्यादा होती है। सभी लोग जानते हैं कि कई बार आप लोग कांच घर में जाते हैं
और उस कांच घर के अंदर जब आप खड़े हो जाते हैं तो सब तरफ कांच लगी होती है। और कांच लगे होने के बाद क्या होता है उसके अंदर कि ये लगी हुई कांच जो होती है उसमें हमारे बहुत सारे चेहरे दिखाई देते हैं, बहुत सारे चेहरे दिखाई देते हैं। तो ऐसे जो कांच घर के लिए ये चेहरे दिखाई क्यों देते हैं, प्रतिबिंबित बनते क्यों हैं, इसका एक नियम या सिद्धांत है जिसको हम प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो किताब में दिया हुआ पेज नंबर 117 के ऊपर ये सब बातें दी हुई है, तो इसे हमें अभी पढ़ना नहीं, हम इसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन प्रयोगशाला में पढ़ेंगे या करके भी खुद देखने वाले, इसलिए उसको न पढ़ाते हुए मैं आगे की तरफ चलता हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल में वो सब बातें समझा दी जाएगी। अब गोलीय दर्पण जिसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स, आपने कई बार कांच घर में या अन्य स्थानों पे जाते हुए इस बात को देखा होगा, कई बार आपने देखा है कि हमारा चेहरा बड़ा छोटा, लंबा, मुंह चौड़ा, पतला मुंह या अलग अलग विद्रूप चेहरा दिखाई देता है। और इसका कारण ये है कि प्रतिबिंब जो है वो गोलीय कांच में से या गोलीय दर्पण में के आकार अलग अलग देने के कारण ये हमें दिखाई देता है, कहीं लंबा, एकदम गुटका, या कहीं बहुत लंबा, कहीं पे मोटा, तो कहीं एकदम दुबला पतला। तो ऐसे सब बातें गोलीय दर्पण के अंदर हम लोग देख सकते हैं। और इसी के अंतर्गत हमें एक लाभ भी प्राप्त हो गया। उससे क्या हो रहा है कि गोलीय दर्पण में जैसे हमारे मोटरसाइकिल में या एक्टिवा का दर्पण रहेगा, या हम कहेंगे कि 4 व्हीलर का दर्पण होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि उस दर्पण के अंदर पीछे से आने वाले वाहन छोटे आकार के दिखाई देते हैं। उनका आकार काफ़ी बड़ा है, हमारे एक्टिवा से या हमारी गाड़ी से भी बड़ा है ट्रक अगर हम देखें तो, लेकिन वो हमें पूरे के पूरे 1, 2, 3 वाहन, पीछे से कितनी दूरी पर है वाहन, ये सब अंदाज हमें उस मिरर में या उस आईने में या उस दर्पण में देखने के पश्चात हमें पता चल जाता है। तो ये एक गोलीय दर्पण का उपयोग है कि मोटर चालक, आप सभी लोग जानते हैं कि मोटर चालक जो होते हैं वो दर्पण में देख के गाड़ियाँ चलाते हैं। दाईं तरफ से आने वाली गाड़ी, बाईं तरफ से आने वाली गाड़ी, रिवर्स में जाते समय दर्पण का उपयोग होता है और उस दर्पण की सहायता से ही वाहन चलते हैं। तो इसका अत्यंत महत्वपूर्ण ड्राइविंग में होता है और इसके लिए भी दर्पण में विशिष्ट प्रकार के गोलीय दर्पण लगे होते हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से अब ये गोलीय दर्पण बनते कैसे हैं? गोलीय दर्पण का मतलब है ये एक वृत्त होता है, गोल सर्कल, और सर्कल को क्या करते हैं हम लोग काटते हैं। जैसे अभी चश्मा ये पूरा गोल एक दर्पण होगा, उसको जब कट कर देते हैं, जैसे अभी पूरा गोल है और इस पूरे गोले को जब हम कट करेंगे, यहाँ से कट कर दिया तो इस प्रकार का भाग अपने को प्राप्त होता है, एक तरफ से गहरा और एक तरफ से उभरा, एक तरफ से गहरा और एक तरफ से उभरा। हमेशा आपने देखा होगा प्याज को अपन कट करते, गोल रंग का प्याज, गोल प्याज होता है, जब उसको यहाँ से कट करेंगे तो एक तरफ अलग प्याज बनेगा, एक तरफ एक वृत्ताकार का कटा हुआ प्याज ऐसा मिलेगा अंदर की तरफ और एक उभरा हुआ बाहर की तरफ होगा। और इस प्रकार से गोल प्याज या संतरा या नींबू काटने के पश्चात जिस प्रकार से एक छोटा भाग बनता है, वैसे ही गोलीय दर्पण की निर्मित की जाती है। और इसके अंतर्गत जैसे मैंने बताया कि इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक को कहते हैं अवतल दर्पण, एक को कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल और अवतल दर्पण से ही दर्पण की निर्मित होती है। अब इसके अंतर्गत हमने ये भी बात देखनी है कि दर्पण चूँकि वृत्ताकार है, तो सभी लोग जानते हैं कि वृत्त के अंतर्गत कुछ बातें जो है वे हमें दिखाई देती है कि जैसा अगर हम देखेंगे वृत्त, तो वृत्त कैसा होता है? वृत्त जो होता है वो गोलाकार होता है और बीच में एक रेखा होती है, और मैं उसकी आकृति भी आपको बता रहा हूँ, उससे भी आपको ध्यान में आ जाएगा कि वो क्या होता है।
और इसको भी हम लोग सीख लेंगे अच्छी तरह से, तो और भी आपको परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए, इसके अंतर्गत ये जो वृत्त होता है, तो यहाँ पर हम कुछ बातें देखेंगे कि एक वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त में आप जानते हैं कि इसको परिधि कहते हैं और बीच में से जो रेखा जाती है उसको हम व्यास कहते हैं। अब ये सी जो है ये केंद्र है, केंद्र को वक्रता केंद्र ऐसा नाम दिया है। सी को हम जो वृत्त का केंद्र है, गोलीय दर्पण का भी केंद्र है जिसको वक्रता केंद्र नाम दिया। और ये जो जा रहा है इधर से इधर की तरफ, ये जो दिखा रही है वो है आपकी, ये जो ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है ये है आपकी वक्रता त्रिज्या और ये है वक्रता केंद्र। ये आपके मुख्य अक्ष कहलाता है, ये मुख्य अक्ष है। और ये वाला जो पूरा है, ये वाला पी, ये है उसका ध्रुव अर्थात उसका मध्य बिंदु है। तो ये गोल जो है वो वक्र जो है गोलीय दर्पण है। सी का वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष और ये ध्रुव। और ऐसे 4 बातों से यहाँ पर इसकी निर्मित होती है। तो वक्रता त्रिज्या क्या हो गई? जो केंद्र से किसी भी बिंदु को मिलाती है, उसको परिधि की बिंदु को मिलाती है, उसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जो बीचों बीच में से जाता है जिसको हम व्यास भी कहते हैं, वो मुख्य अक्ष कहलाता है। जो एकदम सेंटर में पाया जाता है जिसको वक्रता केंद्र कहलाता है। और जहाँ से दर्पण का आरंभ हो गया है वो कहलाता है दर्पण का मुख्य अक्ष या ध्रुव। अब इसके अंदर नाभ्यंतर पाया जाता है। एफ का मतलब होता है नाभ्यंतर, और नाभ्यंतर दर्पण के ध्रुव से लेके तो मुख्य नाभि के बीच की दूरी को नाभि का अंतर या नाभ्यंतर कहलाता है। एफ ये है, इसमें भाग है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस बात का भी अध्ययन इसके अंतर्गत करना है। तो हमने यहाँ पर दर्पण के प्रकार देखे, दर्पण कैसा बनता है ये देखा है, प्रकाश का परावर्तन कैसा होता है ये देखा, नियमित अनियमित परावर्तन के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने दर्पण में गोलीय दर्पण के बारे में देखा, समतल दर्पण के बारे में देखा। गोलीय दर्पण के 2 प्रकार देखे हमने, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण देखा। फिर गोलीय दर्पण के विभिन्न भाग हमने देखे और इस प्रकार से आज हमने दर्पण के बारे में सीखा। तो आप लोग इसे समझे, ध्यान में रखें और ये अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।